सभी को नमस्कार। राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करियर वेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा बहुत बहुत स्वागत। अंशिका, सूरज, विवेक, प्रमोद, महक, सूरज, सुशांत, कैसे हैं बच्चों? आप सभी का एक बार फिर वेलकम। कैसे हैं आप सभी? जीत। मैं बेटा एकदम बढ़िया, रोज की तरह। राधे कृष्णा भाई, नीरज। हम्म चलिए, लव यू टू भाई। जल्दी से बताओ कि लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था, उसके आगे ही शुरुआत करेंगे आज, ठीक है? बताइए जल्दी से। What have we seen in the last class? आरएनए और डीएनए में अंतर हो गया था। बहुत बढ़िया। तो अब हम जब आरएनए और डीएनए में अंतर देख चुके हैं तो अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैंने ये चीज़ लिखवा दी थी कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? क्या ये चीज़ हो गई थी? डिफरेंस में ये लिखा था मैंने, शायद मुझे याद आता, मैंने बताया था आपको, है ना, लेकिन लिखवाया नहीं था। तो एक बार लिख लो, ठीक है? एक बार लिख लो, उसके आगे फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, देखिए, उसी के आगे एक पॉइंट और लिख लो बढ़ा के। डीएनए के प्रकार, कि आखिरकार जो डीएनए है ना वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, डीएनए के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। गुड इवनिंग अभिलाषा। और बेटा आरएनए के जो प्रकार हैं वो भी देख लेते हैं, है ना? आरएनए के प्रकार भी देख लेते हैं। देखो, मैं इनमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि अभी आप क्लास 9th में ही हैं। आगे जाके जब आप 11th में एक बार फिर इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे ना, ठीक है, नीट के सिलेबस में है ना? तो जब 11th 12th में आप दोबारा इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर वहां पर आपको अच्छे से पढ़ना है कि आखिरकार ये सब चीज़ें कैसी हैं, है ना? क्या होते हैं एमआरएनए, क्या होता है टीआरएनए, सब बात की चीज़ें हैं। स्टिल मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया था कि किसका क्या काम होता है। अभिलाषा, आई एम डूइंग गुड बेटा। आप बताओ, ठीक हो? ठीक है। तो देखिए, बात कर लेते हैं ज़रा इस पॉइंट पर भी कि डीएनए के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। तो देखिए, 3 प्रकार का डीएनए है। हालांकि देखो, कुछ कुछ लोग कहते हैं 5 प्रकार का, वैसे मोटे तौर पे 3 प्रकार का डीएनए है ना? 3 प्रकार का डीएनए होता है, ठीक है? कौन कौन सा होता है देखो, मैं तीनों लिख रहा हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। 5 प्रकार का कहा जाता है, बट आप अभी के लिए 3 ही ध्यान रखें। जो सबसे पहला होता है उसको हम कहते हैं ए डीएनए, ठीक है? ए डीएनए। दूसरे नंबर पे है, उसका नाम है बी डीएनए, ठीक है? ए डीएनए, बी डीएनए, और तीसरा होता है उसे हम कहते हैं जेड डीएनए, ठीक है? और जो सबसे ज़्यादा कॉमन डीएनए है मनुष्यों के अंदर, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ना, वो ये बी डीएनए होता है, ये वाला। दिस इज द मोस्ट कॉमन डीएनए, ठीक है? इस बात को ध्यान रखें, ठीक है? तो ये 3 प्रकार के डीएनए होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। 9th क्लास साइंस कौन से बुक सही रहेगी? एनसीईआरटी पढ़िए, बेसिक वही है, ठीक है? एनसीईआरटी ही पढ़िए। बाकी आपके स्टेट बोर्ड में जो भी आपके स्कूल में किताबें लगी हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है? वो मुझे नहीं पता कौन से प्रकाशन की हैं, कौन से राइटर की हैं, बट स्टैंडर्ड किताब को बोलेंगे तो मैं एनसीईआरटी ही बोलूँगा। एनसीईआरटी रेफर करिए, ठीक है? एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, लखमीर सिंह रेफर कर सकते हैं, लखमीर सिंह की अच्छी किताबें आती हैं, ठीक है? चलिए, ऐसे ही हम बात करते हैं बच्चों कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? इस पे कोई विवाद नहीं है, तो ये 3 प्रकार के ही हैं। डीएनए पे एक बार फिर विवाद हो जाता है, कई बार आपको 5 डीएनए, 3 डीएनए इस तरह से मिल जाते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, चलने दो जहाँ चल रहा है, ठीक है? फिलहाल समझो जो चीज़ समझा रहा हूँ। देखो, तो बच्चों, जो आरएनए होते हैं आपके, वो भी 3 प्रकार के होते हैं ना। एक का नाम क्या है? एक का नाम है मैसेंजर आरएनए, एम आरएनए। क्या बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है? जो मैसेज को लेकर जाएगा कि भाई प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन का निर्माण करो। तो प्रोटीन का निर्माण करेगा कौन फिर? वो है आर आरएनए। आर आरएनए के पास एम आरएनए मैसेज लेकर आया कि भाई प्रोटीन का निर्माण करना है, तो ये प्रोटीन का निर्माण करा देगा। इसका नाम है आर आरएनए, ठीक है? राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ठीक है? एम आरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है? मैसेंजर मतलब जो सूचना लेकर आएगा, सूचनात्मक आरएनए कहा जाता है। और आर का मतलब होता है राइबोसोमल
आरएनए, ठीक है। और तीसरा होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, यानी कि जब प्रोटीन बन गया तो अब उसको ट्रांसफर भी तो करना है सभी कोशिकांगों में, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं टीआरएनए, ठीक है। तो अंग्रेजी हिंदी कुछ नहीं होता मोहम्मद साहब, यही है, ठीक है। जितनी अंग्रेजी लिखनी थी मैंने लिख दी, जितनी हिंदी होनी थी सब लिख दी। आपको ऐसे ही मिलेगा ये, ठीक है, इसकी कोई ऐसा सच हिंदी नहीं है, ठीक है भाई। ऐसे ही लिख लीजिए, ये बस इसलिए लिखवा दिए कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। चलिए, और इन सभी में जो प्रोटीन का निर्माण करेगा वो ये वाला करेगा, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये तीन तीन होते हैं, इनको बस याद कर लीजिए, ठीक है। जल्दी नोट करिए। नोट हो गया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर क्लास चल नहीं रही, क्लास नहीं चल रही तो बेटा आप मुझे देख कैसे रहे हो, आपका कमेंट कैसे आया फिर क्लास नहीं चल रही है तो। अगली हेडिंग डालेंगे क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम नहीं पढ़ी ना हमने भी, अगली हेडिंग डालिए क्रोमोजोम। लिखते क्रोमोसोम है, बोलते क्रोमोजोम है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स। सर ए आर एन ए का फुल फॉर्म क्या होता है? बेटा ए आर एन ए होता ही नहीं है, तुमने कहाँ देख लिया ए आर एन ए? मैंने तो पढ़ाया भी नहीं तुमको ए आर एन ए। और वैसे भी वो ए डी एन ए है, और ए डी एन ए का कोई फुल फॉर्म नहीं है, वो बस ए बी सी डी वाले लेटर के लिए ए बी सी डी लिखा गया है ना। ए और जेड बस वही लिखा और कुछ नहीं है। नाम आर एन ए के होते हैं, डी एन ए के नहीं होते, ठीक है। देखो बच्चों, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। ये जो आपके डीएनए थे, है ना, ये जो डीएनए आपने देखे अभी, जो भी आपने पीछे पढ़ा, ये डीएनए किसके ऊपर चिपके होते हैं पता है आपको? ये डीएनए चिपके होते हैं आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर। देखो क्या होता है, इस बात को समझो, एक सीक्वेंस लिखता हूं। एक होता है क्रोमोसोम, ठीक है। क्या होता है? क्रोमोसोम्स। थोड़ा सा टिपिकल है इसको समझना, लेकिन आप समझिए। क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? आनुवंशिकी की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र, ठीक है, लिखता हूं। क्रोमोसोम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ये गुणसूत्र हैं। क्या है ये? इनका नाम है गुणसूत्र, ठीक है। डिप्लॉयड सेल्स की अगर मैं बात करूं तो मनुष्य में, ठीक है, 46 यानी कि 46 या कह लीजिए 23 जोड़ी डिप्लॉयड सेल्स पाई जाती हैं, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, है ना। डिप्लॉयड्स पाए जाते हैं, तो ये 46 होते हैं, ठीक है। सर हिंदी मीडियम के साइंस क्लास नाइन्थ का कौन सा बुक सही रहेगा? कितनी बार बताऊं बेटा कि कोई किताब आपको लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बस ले लीजिए, वही बहुत है। नहीं तो लखमीर सिंह, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, बहुत हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में चल तो रही होंगी, क्या दिक्कत है ना। तो गुणसूत्र जो होते हैं ये 46 पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखो। तो 46 यानी कि 46, 46 किस में? 46 संख्या में, ठीक है, संख्या में 46 होते हैं संख्या में। लेकिन अगर मैं बात करूं पेयर में कितने हैं? पेयर, पेयर का मतलब जोड़ी, है ना, युग्म। पेयर का मतलब क्या होता है? युग्म। तो युग्म में बेटा पाए जाते हैं, ध्यान रखो, 23, 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं आपके पूरे शरीर में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 23 पेयर क्रोमोसोम आपके शरीर में पाए जाते हैं बेटा, ये इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं आपके, ठीक है, इन ये जो हैं ये, इन पर क्या चिपके होते हैं? इन पर चिपका होता है डीएनए, ठीक है। और डीएनए की जो, डीएनए किससे मिलकर बना है? डीएनए कई सारे जीन्स से मिलकर बना है। तो देखो हो क्या रहा है, आप इसको कह सकते हो कि कई सारे जीन्स मिले, उन्होंने डीएनए को बनाया, और कई सारे डीएनए मिले और उन्होंने क्रोमोसोम्स को बनाया। आप ऐसा समझ सकते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जीन्स लगे होते हैं डीएनए पे। जीन्स क्या है? ये वही कैरेक्टर हैं आपके, है ना, ये वही कैरेक्टर हैं। जैसे मान के चलो ऐसा हुआ कि मम्मी की तरफ से और पापा की तरफ से जीन्स आ रहे हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर जीन्स आया आपका, फॉर एग्जांपल ये वाला जो जीन है वो आपके बालों के कलर को डिसाइड करेगा। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में दोनों जीन्स, है ना। ये वाला जो जीन्स है
है ना, ये वाला जो मतलब जीन्स है, ठीक है, इस क्रोमोसोम की मैं बात करूं, तो ये जो दोनों आप देख रहे हो, पता लगा ये आपके आपके आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। उसके बाद मान के चलो ये वाला जो जी ये वाला पूरा आप देख रहे हो, ये बॉडी के किसी और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। साउंड बहुत कम आ रहा है, तुम्हारे साथ ही दिक्कत है भाई, बस साउंड एकदम क्लियर है, फिर भी मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ, वेट करो। अभी क्लियर साउंड? साउंड एकदम क्लियर आ रहा है, बट फिर भी क्योंकि 3 लेक्चर से लगातार मैंने वही सेम बैटरी यूज़ करी थी, इसलिए मैंने आपके कहने पे चेंज कर ली, अब साउंड एकदम ओके होगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जीन्स होते हैं ना, और ये जब जीन्स होते हैं ये डीएनए पे लगे होते हैं, ठीक है, और ये डीएनए किस पे लगे होते हैं? क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि क्रोमोसोम से डिवाइड होती हैं आगे जाके, ठीक है, क्रोमोसोम से डिवाइड हो रहे होते हैं, वो आपको बाद में समझना है कि क्या होता है, ठीक है, अभी नहीं, अभी आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं, ठीक है, इस बात को बस आप समझें। तो हो क्या रहा है कि जो गुणसूत्र होते हैं ये 46 जोड़ी पाए जाते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंग ने इनको देखा, ठीक है, सबसे पहले गुणसूत्रों को किसने देखा? ठीक है, गुणसूत्रों को, ठीक है, गुणसूत्रों को सर्वप्रथम, ठीक है, गुणसूत्रों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो ध्यान रखेंगे, फ्लेमिंग नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने देखा। सर बहुत बारिश हो रही है, बेटा पढ़ लो, ठीक है, पढ़ने में दिमाग लगा लो, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे किसने देखा है? तो गुणसूत्रों को सर्वप्रथम, ठीक है, फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने देखा, ठीक है बेटा, फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने देखा। देखो कुछ बातें बताता हूँ आपको। फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग नामक, ये वही फ्लेमिंग है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला नाम दिया था, ठीक है। आपको पता माइटोकॉन्ड्रिया के कई सारे नाम थे, ठीक है, उसमें से एक नाम जैसे बायोप्लास्ट कह रहे थे, फिला कह रहे थे, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे थे, ठीक है। तो उसमें से एक जो नाम था फिला, याद है, तो वो इसी फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। तो गुणसूत्रों को सर्वप्रथम फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने देखा। एक बात आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वैज्ञानिक ने देखा। बच्चों आप एक एक बहुत अच्छे, जो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप है, ठीक है, एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर यानी कि आवर्धन क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो उस मैग्नीफिकेशन को आप यूज़ करके, या कह लीजिए उस माइक्रोस्कोप को आप यूज़ करके एक कोशिका के अंदर के सारे कोशिकांगों को बड़े ही आसानी से देख सकते हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। केंद्रक को भी आप बड़ी आसानी से देख लेंगे, और केंद्रक के अंदर आपको क्रोमैटिन मटेरियल के जो धागे थे, जो कि किससे मिलकर बने थे? आपको पता है, डीएनए और हिस्टोन नाम के एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने थे, आपको पता है, आप वहां तक चीजों को देख लोगे। लेकिन जब बात आती है क्रोमोसोम्स को देखने की, तो फिर क्रोमोसोम्स आपको ऐसे दिखाई नहीं देते। आपको डीएनए, आरएनए ये सब दिख जाएंगे, लेकिन आपको क्रोमोसोम्स ऐसे नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। नॉर्मल अगर आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, आपको गुणसूत्र नहीं दिख सकते, ठीक है। गुणसूत्र जब दिखते हैं तो वो सिर्फ एक स्पेशल प्रोसेस होती है, उसी के दौरान दिखेंगे, और उस स्पेशल प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल, या कह लीजिए सेल डिवीजन, ठीक है। कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का जो विभाजन है वो 2 प्रकार से होता है ना, वो आपको अभी नहीं पढ़ना, माइटोसिस मियोसिस, अर्धसूत्री समसूत्री, ठीक है। इस बात को आप समझिए, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, जो कि सिर्फ आखिरी पेयर जो क्रोमोसोम का है, 23वां पेयर उसके साथ होगा। और माइटोसिस में आपके शरीर में 22 जो बाकी पेयर क्रोमोसोम्स के हैं, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स, उनका विभाजन हो रहा होता है, ठीक है। इस बात को आप समझे, 22 मम्मी के 22 पापा के आते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। तो होता क्या है कि कोशिका विभाजन के दौरान ही आप सिर्फ क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। कई प्रकार की फेस होती है ना, जैसे मेटाफेस है, प्रोफेस है, जी फेस है ना, बहुत सारे फेज होते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोफेस की। ये जो प्रोफेज है, ये फेज का नाम, एक चरण का नाम है। कोशिका जब विभाजित हो रही होती है तो चरण होते हैं उसके कई सारे। जैसे एक चरण आएगा जब जो कोशिका की सॉरी केंद्रक की झिल्ली है वो टूट जाएगी, है ना, केंद्रक झिल्ली टूटेगी, वहां से क्रोमोसोम्स निकलेंगे। क्रोमोसोम्स पर सेंट्रोसोम ऊपर से आएंगे, दोनों पोल्स के ऊपर सेंट्रोसोम्स उस क्रोमोसोम को फाड़ेंगे, है ना, डिवाइड हो जाएगी क्रोमोसोम। याद है सेंट्रियोल्स पढ़ाए थे, सेंट्रोसोम तारक का है, पढ़ा था आपको, सेल डिवीजन कैसे होती है। तो
जब सेल डिवाइड होती है सिर्फ उस समय पे आपको क्रोमोसोम्स दिखते हैं। याद है मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे देखो यहाँ पर ये एक तारक काय हैं दो, एक इस ध्रुव पे एक पोल पे चला गया, दूसरा नेगेटिव दूसरे पोल पे चला गया, और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी क्रोमोसोम्स हैं। अगर आपको याद हो ऐसी क्रोमोसोम बन रखी थी, है ना। तो हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि ये कनेक्टेड थे कुछ ऐसे, है ना, एक तो ये इससे कनेक्टेड थे आपको पता है, और एक ये इससे कनेक्टेड थे, आपको याद है। ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनाया था मैंने, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं इसमें यही यही जो क्रोमोसोम्स होती हैं ये बेटा फट के अलग हो जाती हैं, कह लीजिए एक से दो, दो से चार, इस तरह से डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेसिकली, फिगर मैंने आपको प्रॉपर बनाकर दिखाया था, है ना, आप समझ गए होंगे। तो होता क्या है कि ये जो गुणसूत्रों को सर्वप्रथम फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने देखा, लेकिन फिर भी ये बात सबसे पहले किसने बताई कि गुणसूत्रों को आप देख सकते हैं वो भी कोशिका विभाजन के दौरान, इस बात को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। तो पुरकिंजे को श्रेय जाता है क्रोमोसोम्स की खोज का, ठीक है। इस बात को समझे कि क्रोमोसोम्स जो हैं, ठीक है, उसको खोजने का जो श्रेय, क्योंकि देखो फ्लेमिंग ने सबसे पहले देख तो लिया, लेकिन फ्लेमिंग इसके बारे में बता नहीं पाए कि ये चीज है क्या। लेकिन पुरकिंजे ने इसे सेल डिवीजन के प्रोसेस के दौरान देखा और फिर इसको एक्सप्लेन भी करा, इसीलिए हम बोलते हैं कि गुणसूत्रों की जो खोज है वो पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने करी। समझ में आ रही बात आपको? तो लिखते हैं इस बात को, चलिए इन बातों को लिखेंगे। देखिए, गुणसूत्र सिर्फ कोशिका विभाजन के दौरान ही दिखाई देते हैं। गुणसूत्र सिर्फ कोशिका विभाजन के दौरान ही दिखाई देते हैं, है ना। फेज होता है उसको हम कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं, प्रोफेज में आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की दिखाई देती है आपको क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का फिगर है, इस तरह का दिखाई देता है क्रोमोसोम आपको। बीच में ये सेंट्रियोमेर है, इसे सेंट्रियोमेर कहते हैं, ठीक है। इसी पे लगे होते हैं आपके डीएनए। डीएनए कहाँ लगा होता है? डीएनए इसी पे लगा होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स आपके ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। और यही क्रोमोसोम जो होते हैं बीच से सेंट्रोमेयर जो है इसको बीच से फाड़ देता है, ठीक है। तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये 10 कंप्लीट सेगमेंट, यही है सेंट्रोमेयर, है ना, जो इसने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। कि यही सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है। इस तरह का होता है आपका कुछ क्रोमोसोम, गुणसूत्र ऐसा दिखाई देता है बेटा, ठीक है। चलिए तो इस बात को लिखते हैं, क्या लिख रहे थे हम लोग, कि गुणसूत्र सिर्फ कोशिका विभाजन के दौरान ही दिखाई देता है। फेज है प्रोफेज, लेकिन इतना आपको अंदर नहीं जाना, ठीक है, कि कितने फेज होते हैं क्या है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस इस बात को ध्यान से समझिए। और हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों की खोज किसने करी, अगर आप इस बात को लिखना चाहते हैं तो गुणसूत्रों की खोज गुणसूत्रों की खोज करी है पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने। पुरकिंजे, पुरकिंजे ने करी, है ना, पुरकिंजे ने की, वैज्ञानिक का नाम है पुरकिंजे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। और न्यूक्लियोसोम जो होता है वो क्रोमोसोम की सबसे छोटी यूनिट न्यूक्लियोसोम कही जाती है, लिख दूंगा अभी, इतना पहले नोट करिए जल्दी से, फटाफट नोट करो बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछें।
सर डायग्राम बनाना है, बना लो, बनाना है तो फिर को मैं लिख देता हूँ इस पे ना, इसमें बातें लिख देता हूँ। देखो, ये जो है ना, ये है आपका सेंट्रोमेयर। कहाँ लिखूँ? इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर। और ये जो होती है इसे हम कहते हैं पी भुजा, पी आर्म कहते हैं इसको। और नीचे वाले को हम कहते हैं क्यू आर्म। ठीक है, तो ये क्यू भुजा ही सबसे पहले टूटेगी। ठीक है, जब ये विभाजन होगा ना, तो ये विभाजन इसी से ही कनेक्टेड होते हैं आपके। ये देखो डीएनए, देख रहे हो? ये जो डीएनए है ना, ये इसी से ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऐसे तो मैंने एक बाहर निकाल के बना दिया, कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, इस तरह से होता है कुछ। डीएनए इसी के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ बेटा, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ सुमन, सब्र करो। बना लो, अब बनाना है तो बना लो। ठीक है, ये जो है ना, ये यही खुल जाएगा आपका आगे जाके। ठीक है, ये वाली जो है ना, ये स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर आगे जाके खुलेगा। ठीक है, ये ऐसा ये स्ट्रक्चर पूरा खुल जाएगा आगे जाके। फिर एक एक करके ये पूरा, ये धागे ही तो हैं, धागे ही तो हैं ये, धागे जो जुड़े हुए हैं कुंडलित अवस्था में। ठीक है, हाँ प्लांट सेल में भी होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और वो काफ़ी हैवी भी होते हैं। हैवी इन द सेंस कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो, दोनों में ही होते हैं। ठीक है, ठीक है सुशांत। नहीं, उनमें अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। गुणसूत्रों की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, नहीं सॉरी, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इस बात को लिख लो, है ना। गुणसूत्रों की जो छोटी इकाई होती है वो और कुछ नहीं, बल्कि उसका एक नाम रख दिया है हमने, उसे हम न्यूक्लियोसोम कह देते। क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोसोम कह देते हैं। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स की नंबर भी कई बार पूछ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक हाथी के अंदर 80 पैर पाए जाते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ, एक मच्छर के अंदर 6 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक मटर के दाने के अंदर 7 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या होती है, उसके ऊपर नहीं जा रहे। सर 3 नाम ऊपर में क्यों लिखे हैं? 3 नाम ऊपर में क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये इनको कहा जाता है, ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है। सबसे पहले क्यू आर्म खुलना शुरू होती है। ठीक है, और ये जो पी आर्म, ये जो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ रखे हैं, ये इस सेंट्रोमेयर ने जोड़ रखे हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। तुम लोगों को जब पीडीएफ मिलेगी ना, तो उसमें ये मेंशन होगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये जो आपको स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये स्पिंडल कहा जाता है इनको। ठीक है, ये जो स्पिंडल्स आपस में जुड़े हैं ना, तो इनको सेंट्रोमेयर ही जोड़ रहा है। ठीक है, क्लियर? जल्दी नोट करिए, फिर आगे बात करें। हो गया? नोट हो गया? आगे बढ़े। नहीं महक, क्रोमोसोम ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है। क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए पाए जाते हैं, और वो डीएनए डबल हेलिकल होते हैं। क्रोमोसोम को हम डबल हेलिकल नहीं कहते बच्चे। अब आप खुद सोचो ना, डीएनए अजीब सा, देखो अजीब सा डीएनए दिखता है ना। अजीब सा डीएनए है, ये कई सारे डीएनए मिल जाते हैं, तो कई सारे डीएनए मिल जाएंगे तो सोचो अजीब सा एक स्ट्रक्चर सामने आता है ना। तो वो यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको डबल हेलिकल नहीं कहते। ठीक है, ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बनी है? क्रोमोसोम भी प्रोटीन और डीएनए से मिलकर ही बनी है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बनी है? ठीक है, क्रोमोसोम कुछ और नहीं, बल्कि प्रोटीन प्लस डीएनए से ही मिलकर बनी है, और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रोटीन प्लस डीएनए ही है ये। ठीक है,
ठीक है, चलो बेटा पहले थ्योरी तो पढ़ लो, एमसीक्यूज तो बाद में आएंगे ना जीत। चलो आगे बात करते हैं। अब होता है देखो कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। ठीक है, कोशिका विभाजन कहते हैं, और मैंने आपको अभी बताया कि गुणसूत्रों को आप सिर्फ और सिर्फ इस कोशिका विभाजन प्रोसेस के दौरान ही देख सकते हैं। कोशिका विभाजन का मतलब क्या हुआ? सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल या सेल डिवीजन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो सेल डिवीजन दो प्रकार का है ना, सेल डिवीजन दो प्रकार का, कौन कौन से? देखो, अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन आपका दो प्रकार का। ठीक है, बात करते हैं पहले प्रकार की। पहला होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है, माइटोसिस। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं मियोसिस। दूसरे को हम क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहते हैं बच्चे मियोसिस। देखो मियोसिस इज अ वेरी स्पेशल सॉर्ट ऑफ सेल डिवीजन है ना। मियोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक विशेष प्रकार का, ठीक है, एक विशेष प्रकार का कोशिका का विभाजन है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो अगर हम बात करें इसकी, किसकी? माइटोसिस की, तो माइटोसिस को कहते हैं हम समसूत्री विभाजन। समसूत्री, ठीक है, समसूत्री विभाजन है ये, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। ठीक है, और ये कितने पेयर में होगा? ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल बच्चों 22 पेयर के लिए। 22 पेयर, 22 पेयर का मतलब 22 युग्म के लिए। ठीक है, 22 पेयर का मतलब क्या होता है? 22 पेयर इज इक्विवेलेंट टू 44 क्रोमोसोम्स। तो 22 पेयर और कुछ नहीं बल्कि 44 क्रोमोसोम है। 44 गुणसूत्र जो हैं आपके, वो डिफाइन होते हैं इससे। कितने? 44 गुणसूत्र। ठीक है, जो कि 22 मम्मी और 22 पापा से आएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझो। ठीक है, 22 मम्मी और 22 पापा से आएंगे, वो भी एकदम कॉमन आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगला वाला जो है वो मैटर कर जाएगा। ठीक है, अगला वाला जो है वो मैटर कर जाएगा। हाँ, डीएनए पे जीन्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल, अगला वाला जो मैटर कर जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होती हैं वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, चलो अभी कुछ नहीं, डॉटर सेल्स क्या होती है बिल्कुल भूल जाओ। दो तरह की सेल्स बोली जाती है, पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल से बनने वाली डॉटर सेल्स। जो विभाजित होकर आएंगी वो डॉटर सेल होती हैं, है ना। दो से, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से। तो उसके ऊपर नहीं जा रहे कि विभाजन कैसे होता है, बस आप इसको समझो कि इसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन है। देखो, मैंने आपको अभी बताया था बेटा थोड़ी देर पहले कि जो हमारे पास कोशिकाएं, सॉरी, जो, एक मिनट यार, ये कोशिका नहीं है। कोशिका विभाजन में जो क्रोमोसोम्स होती हैं, देखो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 22 पेयर, ये क्रोमोसोम है ना। ये 22 पेयर गुणसूत्र हैं, ध्यान रखना, कोशिकाएं नहीं है, है ना। समझ जाओगे ना, ये 22 पेयर गुणसूत्र हैं बेटा, क्रोमोसोम्स हैं। और कुल क्रोमोसोम पाए कितने जाते हैं अगर मैं आपसे पूछूं, तो कुल जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं 46, है ना। दिख रहा है? इस बात को भी मैं लिख देता हूँ, पता लगा तुम कंफ्यूज हो जाओ। देखो कोशिका विभाजन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र हैं। कितने हैं? 46, 23 पेयर हैं। तो उन 46 में, ठीक है, उन 46 गुणसूत्रों में से 22 पेयर गुणसूत्र, या कह लीजिए 44 जो गुणसूत्र हैं, वो माइटोसिस के थ्रू जाएंगे। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू जाएंगे, इसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। सर अभी पीडीएफ डालिए ना, अनुराधा के, अनुराधा बेटा पढ़ा लूँ पहले कि पहले पीडीएफ डाल दूँ? बिना पढ़ाए पीडीएफ डाल दूँ? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ठीक है सर, 23 पेयर कहाँ से आता है क्रोमोसोम का? ठीक है, वो बेटा डिफाइन, वही तो डिसाइड कर, आएगा दोनों से, मम्मी और पापा दोनों से ही आएगा, है ना। सारे के सारे 23 के 23 पेयर मम्मी पापा से आते हैं, बट जो 23वां वाला वो अभी मैं आपको, ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, दीपक बेटा फ्लेमिंग का जाके आधार कार्ड चेक कर लो, उससे पूछ लो फ्लेमिंग बेटा आप कहाँ के थे, है ना। आधार कार्ड ले लो फ्लेमिंग का, तुमको पता लग जाएगा। तुम्हारे पेपर में बस यही बचा है पूछने को कि फ्लेमिंग कहाँ का था, है इडियट। आधार कार्ड चेक कर लो जाके, फ्लेमिंग का पता लग जाएगा आपको कहाँ का है। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस सिर्फ बेटा एक पेयर में होता है। ठीक है, एक पेयर, और एक पेयर का मतलब होता है दो क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक पेयर का मतलब एक पेयर क्रोमोसोम, यानी कि एक पेयर जो गुणसूत्र है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो एक पेयर गुणसूत्र है उसके अंदर कितने गुणसूत्र होंगे बताओ? दो गुणसूत्र होंगे, है ना। तो ये जो दो गुणसूत्र हैं यही सारा का सारा खेल, ठीक है,
डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाली या पैदा होने वाली जो संतान है वो मेल होगी या वो फीमेल होगी, इस बात को कौन बताएगा? इस बात को यही दो गुणसूत्र डिसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। पहले इतना नोट करें फिर आगे बात करता हूँ। इतना नोट करें जल्दी से, पहले फिर आगे बात करता हूँ। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस, देखो 46 गुणसूत्र थे, या कह लीजिए 23 पेयर थे, है ना? 23 पेयर थे। और ये 23 पेयर का मतलब क्या होता है? इन 23 पेयर का मतलब होता है ये 46 गुणसूत्र। तो 46 में से 22 पेयर कैसे आए? 22 पेयर आए बेटा आपके माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन से। ठीक है, मम्मी और पापा दोनों में सेम होंगे, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, और अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में आता है सिर्फ और सिर्फ एक पेयर। बात समझ में आ रही है? और यही एक पेयर डिसाइड करेगा, क्योंकि ये मम्मी का अलग होता है, पापा का अलग होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझोगे। मम्मी की बात करोगे, मम्मी में एक्स एक्स होता है, पापा में एक्स वाई होता है। ठीक है, इसलिए ये अलग अलग है। आगे चल के भी बात कर रहे हैं, जल्दी नोट करो इतना फटाफट। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? क्रोमोसोम्स कब खोजा गया? क्रोमोसोम्स दोस्त खोजा गया 1882 में, सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा था 1882 में क्रोमोसोम्स को। ठीक है, बट बता नहीं पाए थे, इसलिए पुरकिंजो को श्रेय दिया जाता है। सर ये दो पेयर कौन से हैं? नीरज बेटा, दो पेयर नहीं है, एक पेयर है, ध्यान से देखो, है आंखों से देखो ध्यान से, है ना? मैंने दो पेयर नहीं, मैंने एक पेयर लिखा है। दो क्रोमोसोम है नंबर में, लिखोगे गलत, है ना? तो फिर आगे जाके याद भी गलत करोगे। मैंने साफ साफ लिखा है एक पेयर, दो तो गुणसूत्र हैं, पेयर एक ही है, दो नहीं है। भाई 23 थे, 23 में से 22 पेयर यहाँ होगा, तो एक ही तो पेयर बचा जो यहाँ आएगा, दो पेयर कैसे हो जाएंगे? नोट हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखो ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे मान के चलो, ठीक है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये एक, ठीक है, ये एक महिला है। ठीक, अगर ये एक महिला है तो इस महिला की चोटी भी होगी, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल ये इस महिला की चोटी है, समझ जाओ। ठीक है, ये एक महिला है। ठीक, और यहाँ पर है ये पुरुष, स्पाइकी बाल, है ना? चलो अब ध्यान से देखो, ये है एक मेल और ये है बगल में एक फीमेल। ठीक है, ये जो महिला है, ठीक है, ये क्या है? ये महिला है। तो इस महिला में और इस पुरुष में फर्क क्या है उसको देखो। ये जो आखिरी पेयर क्रोमोसोम था जिसका नाम है 23rd गुणसूत्र, ठीक है, जो 23rd क्रोमोसोम है हम इसकी बात करने जा रहे हैं, ये 23rd जो गुणसूत्र है ये दोनों में अलग होता है। ये दोनों में क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा इसकी और अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो इन दोनों का ये जो पेयर है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखो, इन दोनों का अलग अलग होता है। अगर मैं बच्चों इसकी बात करूंगा तो इस महिला के पास जो पेयर है उसका नाम है एक्स एक्स। क्या नाम है बेटा? उसका नाम है देखो एक्स और एक्स, देख रहे हो, एक्स और एक्स। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसके पास होता है बच्चे एक्स और वाई। ठीक है, लड़के के पास क्या होता है? लड़के के पास होता है एक्स और वाई। ठीक है, अब ये क्या सिस्टम है उसको ध्यान से समझना हमें। ठीक है, इतना नोट करो पहले फिर आगे बात करूं। सर मियोसिस क्या है? महक बेटा, लड़का मतलब आगे आने वाली जो संतान है, होने वाली जो संतान है महक, अगर वो मेल है यानी कि लड़का है या फिर लड़की है, इस बात को मियोसिस नाम का जो कोशिका विभाजन है वो डिसाइड करता है। ठीक है, मियोसिस समझ गए? कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। दोनों में ही कोशिकाएं विभाजित होती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो आपकी एलोसोम्स होती हैं, एलोसोम्स, क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एलोसोम्स और ऑटोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो 23 पेयर है ना, 23 में से 22 पेयर कही जाती हैं ऑटोसोम्स और एक पेयर कहा जाता है एलोसोम्स। तो एलोसोम्स नाम की
जो कोशिकाएं सॉरी गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होती हैं, वो आपके मियोसिस के थ्रू आती हैं। यानी कि लड़का या लड़की होने वाली जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको हम मियोसिस के थ्रू ही लेकर आते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, अभी क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, ये दो बातें याद कर लोगे, महिला में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई, इसको याद कर लो, अभी यूज करेंगे इसे। फटाफट याद करो। देखो, पुरुष में अलग अलग होता है, इसीलिए एक्स और वाई, ठीक है, और महिला में एक्स एक्स। याद हो जाएगा? चलो देखो, देखो मान के चलो यहाँ पर है एक मेल। भाई आप जानते हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोसेस होती है, यानी कि जब सेक्सुअल प्रोसेस होती है तो मेल और फीमेल दोनों चाहिए, है ना? मेल और फीमेल दोनों चाहिए होते हैं जब ये प्रोसेस होती है, आपको पता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है बच्चों, समझो इस बात को। आपको पता है मेल के पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स और वाई हैं, ध्यान समझना, कोई लिखेगा नहीं, चुपचाप समझो। और फीमेल के पास जो होती हैं क्रोमोसोम्स वो एक्स एक्स होती हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, भाई पेयर है ना, पेयर है, पेयर का मतलब एक पेयर, या कह लो दो क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम तो यहां से आएगी और एक क्रोमोसोम यहां से आएगी, ऐसा नहीं होगा कि यहां से दो आ जाए और यहां से भी दो आ जाए। ये दोनों दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, दो इसके पास भी हैं, दो इसके पास भी हैं, इनके पास भी अपना एक पेयर है, एक पेयर का मतलब दो क्रोमोसोम्स इसके पास भी हैं, और इनके पास भी एक पेयर का मतलब दो क्रोमोसोम्स इसके पास भी है। फर्क क्या है? इनकी क्रोमोसोम्स जो हैं दो, या कह लो एक पेयर, एक युग्म, वो दोनों समान है, एक्स एक्स हैं। लेकिन इसकी मेल की जो क्रोमोसोम है वो भी दो हैं, या कह लो एक पेयर है, एक युग्म है, लेकिन वो अलग अलग है, एक्स और वाई है। ठीक है, अब मान के चलो इस मेल और इस फीमेल ने आपस में इंटरकोर्स किया। ठीक है, इंटरकोर्स का मतलब समझ रहे हैं, सेक्सुअल प्रोसेस। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो जो आपने पढ़े 44 क्रोमोसोम, तो 22 क्रोमोसोम इसकी आएंगी, 22 क्रोमोसोम इसकी आएंगी। ठीक है, तो 44 क्रोमोसोम होने वाले बच्चे तक भी पहुंच गई। इतनी बात बताओ, पहले क्लियर हुआ? मैंने कहा कि भाई 44 क्रोमोसोम आती हैं किससे? माइटोसिस से, समसूत्री विभाजन से। तो 22 मेल की आएंगी, 22 फीमेल की आएंगी, मतलब 22 पापा की, 22 मम्मी की, तो वो 44 तो बच्चे तक पहुंच गई। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उतना बताओ, 23 क्रोमोसोम्स का जो पेयर था, ठीक है बच्चों, उसमें से 22 जो पेयर है वो पहुंच गए, है ना, होने वाले बच्चे में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन अब आता है 23वां पेयर, तो 23वां पेयर कैसे बनेगा वो समझो। मान के चलो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हुआ तो मेल की आई एक्स। ठीक है, मेल की जो क्रोमोसोम है वो कौन सी आई बताओ? मेल की क्रोमोसोम आई एक्स, और फीमेल की भी क्रोमोसोम कौन सी आई? एक्स। भाई फीमेल के पास तो है ही एक्स है, तो फीमेल के पास तो कोई और क्रोमोसोम है ही नहीं, तो फीमेल की तो हमेशा एक्स आएगी। मान के चलो इसका एक्स और इसका भी एक्स आया, तो बताओ मुझे क्रोमोसोम का पेयर क्या बना बच्चे? क्रोमोसोम का पेयर बना 23वां जो पेयर है, यानी कि जो 23rd पेयर है ना, जो 23वां युग्म है, वो क्या बना? वो बना एक्स और एक्स। भाई मेल का भी एक्स आया, ठीक है बच्चा, फीमेल का भी एक्स आया, तो एक्स एक्स आया। तो बताओ एक्स एक्स पे क्या पढ़ा है आपने? देखो एक्स एक्स कौन होती है? एक्स एक्स फीमेल होती है, यानी कि होने वाला बच्चा ये गर्ल है, ये लड़की है। ठीक है, ये एक गर्ल चाइल्ड होगी। ठीक है, ये एक लड़की है। बात समझ में आ गई? ये क्या है? गर्ल चाइल्ड है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ऐसा हुआ कुछ, ध्यान से देखो, कि भाई मेल का तो आया, ठीक है, मेल का तो आया बच्चे वाई क्रोमोसोम। ठीक है, मेल का कौन सा आया? मेल का आया आपका, देखो वाई क्रोमोसोम, देख रहे हो, मेल का वाई आया। और लड़की का क्या आया? लड़की का आया एक्स, अभी भी मतलब माँ की तरफ से आया एक्स, ठीक है, और फादर की तरफ से आया आपका वाई। तो ऐसी कंडीशन में ये एक्स वाई क्रोमोसोम ही तो है ना? तो अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो हम इसको क्या बोल देंगे कि होने वाली संतान एक लड़का होगा, तो ये एक बॉय चाइल्ड होगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से ये कैरेक्टर्स जो हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो होने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा, क्योंकि लड़के में अलग अलग होती हैं, तो लड़के में अलग अलग है ना एक्स वाई, इसलिए एक्स वाई वाई एक्स एक ही है।
ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वाई एक्स नहीं कहते, एक्स वाई कहते हैं, ठीक है। चलो बेहतर होगा कि मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ, एक मिनट को वेट करो, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। आप इसको ऐसा कर लो कुछ, कोई नहीं, आप आपकी सहूलियत के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे मुझे पहले फीमेल बनानी चाहिए थी, बाद में मेल लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया। हाँ, मान के चलो यहाँ पर फीमेल की तरफ से एक्स आया और इसकी तरफ से वाई आया, अब तो ठीक है, एक्स वाई कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे यूजुअली फीमेल पहले लिखा जाता है और ये यहाँ लिखा जाता है, इसलिए वो दिक्कत होती है। चलो खैर, होने वाला जो बच्चा है क्या है, होने वाला भाई साहब जो बच्चा है वो बॉय है, ये एक बॉय चाइल्ड है, ठीक है। अब देखो क्या होता है बच्चों कि अगर उन 22 क्रोमोसोम, जो 22 पेयर क्रोमोसोम ट्रांसफर हुए थे, अगर उसमें कोई चेंज हुआ, उसमें कोई चेंज आता है तो हम कहते हैं आनुवंशिक, ठीक है। आनुवंशिक रोग है होने वाली बच्चे को, होने वाले बच्चे को कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है, क्योंकि वो जो 44 आए थे क्रोमोसोम, 22 मम्मी से 22 पापा से आए थे, है ना। जैसे मान के चलो किसी को जन्मजात, ठीक है, जन्मजात किसी को हम ये कह सकते हैं कि रॉयल डिसीज है। रॉयल डिसीज का मतलब समझ तो, हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती उसके शरीर के अंदर, उसके शरीर में, ठीक है। कभी अगर चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती जल्दी, हालांकि ऐसा भी देखा गया ब्लड क्लॉटिंग में कई बार डेथ हो जाती है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, एक जेनेटिक, ठीक है, डिसऑर्डर है, जेनेटिकल डिसऑर्डर कहते हैं इसको। तो क्या हुआ, मान के चलो पापा को हीमोफीलिया था या मम्मी को हीमोफीलिया था, तो आगे आने वाली संतान में भी हीमोफीलिया होने के पूरे पूरे चांस हैं, होगा ही होगा, मतलब ये मान के चलो होगा ही होगा, ठीक है, कंफर्म है ये चीज। ब्रिटेन की जो महारानी है ना, ब्रिटेन, एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, प्रिंस चार्ल्स, इन सभी को लाइन से हीमोफीलिया है। एक 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 को हीमोफीलिया है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, खून का थक्का, रक्त का थक्का नहीं जमता, चोट लगी तो पता लगा खून बह रहा है काफी घंटों तक, समझ रहे हैं। तो ये आगे जाके उनकी संतानों में भी, और इसीलिए इसका नाम है रॉयल डिसीज, हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज कहते हैं, ठीक है। तो वो कहां से आए, वो उन 22 पेयर में जब गड़बड़ हुई किसी एक में तो फिर आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही एक होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है टर्नर सिंड्रोम। ये क्या होता है बाद में बात करेंगे, अभी क्योंकि ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो रहा है सेशन, ठीक है। तो इनके ऊपर बाद में बात करेंगे। सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके सिम्टम्स प्रॉपर तरीके से क्लियर ना हो, तो ऐसे डिसऑर्डर को हम सिंड्रोम कह देते हैं, ठीक है। सिंड्रोम की ये मोटी मोटी खास बात, इसको समझिए। डिसीज क्या है, डिसीज के आपको सिम्टम्स पता होंगे। सिंड्रोम एक ऐसी डिसीज है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके सिम्टम्स पर्सन बाय पर्सन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम सिंड्रोम नाम देते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना याद कीजिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कल बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर केस क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब क्या होते हैं बाद में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी आज की क्लास, ठीक है। एक बार यस कर दीजिए जल्दी से। मजा आया पढ़ के अच्छे से। एक बात बताओ बच्चों, जो पढ़ाता हूँ वो समझ में आता तुम लोगों को? हाँ, जो पढ़ाता हूँ वो तुम लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता, जरा बताओ एक बार मुझे, मैं तुम्हारा रिप्लाई देखना चाहूंगा। यस सर, मज़ा आता है, बहुत अच्छा स्टडी करके मज़ा आता है, यस सर, यस सर, यस सर, ओके भाई, चलो बढ़िया, सुन के अच्छा लगा मुझे भी ये, है ना। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय।